नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरीलाल न्यूज में। कहानी की शुरुआत महाभारत काल से होती है, जब पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीषण संग्राम छिड़ा हुआ था। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम लड़ाई मानी जाती थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया और अंततः पांडवों ने विजयी होकर कौरवों का नाश कर दिया। इस भीषण युद्ध में सभी प्रमुख योद्धा मारे गए, लेकिन एक व्यक्ति जीवित बचा और वह था गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, जो अपनी पराजय और अपमान से अत्यंत क्रोधित और व्यथित हो चुका था, उसने प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए एक भयानक निर्णय लिया। उसने अपने दिव्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और इसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की ओर निर्देशित कर दिया। यह ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसकी प्रचंड ऊर्जा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु को भी नष्ट कर दिया। यह कृत्य अत्यंत अमानवीय और अधर्म से भरा हुआ था, जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। जब भगवान श्री कृष्ण को इस भयावह घटना का पता चला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। रणभूमि में उपस्थित होकर उन्होंने अश्वत्थामा को घोर श्राप दिया। उन्होंने कहा, तुमने आज जो पाप किया है, वह तुम्हारे जीवन के सभी पुण्यों पर भारी पड़ेगा। तुमने एक निर्दोष अजन्मे शिशु की हत्या कर दी और इस कृत्य की सजा तुम्हें जीवन भर भुगतनी होगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अनंत काल तक इस धरती पर भटकते रहोगे, न तो तुम मर पाओगे और न ही शांति प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारी पीड़ा कभी समाप्त नहीं होगी। श्राप से व्याकुल अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण से प्रायश्चित करने का अवसर मांगा। उसने हाथ जोड़कर विनती की, हे माधव, मैं जानता हूं कि मुझसे घोर अपराध हुआ है, लेकिन क्या मेरे लिए कोई मुक्ति का मार्ग शेष नहीं है? क्या मुझे कभी क्षमा नहीं मिलेगी? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे लिए मुक्ति तभी संभव होगी जब धरती अपने सबसे कठिन समय से गुजरेगी। एक समय आएगा जब गंगा सूख जाएगी, हवा इतनी प्रदूषित होगी कि सांस लेना दूभर हो जाएगा, पूरी दुनिया विनाश की ओर अग्रसर होगी। तब एक भयंकर राक्षस कली इस संसार पर आतंक मचाएगा। उस काल में मेरा एक नया अवतार जन्म लेगा, जिसे लोग कल्कि के नाम से जानेंगे। जिस दिन तुम अपने प्रायश्चित के रूप में उस अवतार की रक्षा करोगे, उसी दिन तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा और अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकोगे। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी दिव्य मणि भी छीन ली, जो उसके शरीर को दिव्य ऊर्जा और अजेयता प्रदान करती थी। यह मणि खोने के बाद अश्वत्थामा सामान्य मनुष्यों से भी अधिक कष्ट भोगने को विवश हो गया। वह अनंत युगों तक इस धरती पर बिना किसी सुख शांति के भटकने के लिए अभिशप्त हो गया। अब कहानी हमें एक ऐसे भविष्य में ले जाती है जहां समय को बिफोर क्राइसिस बीसी और एन डोमिनी एडी में विभाजित किया गया है, लेकिन यहां एडी का अर्थ बदल चुका है। यह अब एन डोमिनी नहीं, बल्कि एक नए संदर्भ में प्रयुक्त होता है। दुनिया विनाश की ओर बढ़ चुकी है, संसाधन लगभग समाप्त हो चुके हैं और जीवन अत्यंत कठिन हो गया है। हम देखते हैं कि एक एयर ट्रक जो हवा में तैरता हुआ अपनी यात्रा पर है, काशी की ओर बढ़ रहा है। इस ट्रक में कई तरह के लोग सवार हैं, कुछ कैदी हैं, कुछ मजबूर मुसाफिर हैं और कुछ वे हैं जिन्हें जबरदस्ती कहीं ले जाया जा रहा है। इस दुनिया में पानी सबसे मूल्यवान वस्तु बन चुका है, इतना कि कोई भी इसे मुफ्त में किसी को देना नहीं चाहता। लेकिन इस बीच रूमी नाम का एक व्यक्ति एक प्यासी छोटी बच्ची को पानी पिलाता है। रूमी के इस कार्य को देखकर एक लड़की जो वहीं बैठी होती है, आश्चर्यचकित होकर उससे पूछती है, क्या आपको पता नहीं कि पानी की कीमत कितनी अधिक है? आज की दुनिया में कोई भी किसी को मुफ्त में पानी नहीं देता। इस पर रूमी जवाब देता है, यह दुनिया विनाश की कगार पर खड़ी है, लेकिन इसे बचाने के लिए एक रक्षक आएगा। मैंने पुराणों में पढ़ा है कि वह हर 6000 सालों में वापस लौटता है, और आज वही दिन है। रूमी और लड़की की बातचीत के दौरान हम देखते हैं कि उनका एयर ट्रक काशी पहुंच चुका है। काशी, जो कभी संस्कृति और आस्था का केंद्र थी, अब मात्र एक उजड़ा हुआ, धूल और प्रदूषण से भरा खंडहर बन चुकी है। पानी के स्रोत पूरी तरह सूख चुके हैं, हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि सांस लेना मुश्किल है और हर तरफ अराजकता का माहौल है। इस शहर पर अब अपराधियों और बाउंटी हंटर्स, सुपारी किलर्स का शासन है। ये लोग यूनिट्स, नकदी की तरह उपयोग किए जाने वाले क्रेडिट,
के बदले हत्या और शिकार करते हैं। इसी अराजकता के बीच एक बूढ़ा आदमी एक बाउंटी हंटर के पास आता है। वह अपने दादा परदादा से मिली एक छोटी मूर्ति दिखाते हुए पूछता है, इसके बदले में मुझे कितने यूनिट्स मिलेंगे? बाउंटी हंटर उससे मूर्ति का नाम पूछता है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति जवाब देता है, मुझे नाम याद नहीं, लेकिन यह मूर्ति काशी के रक्षक की है। इससे यह संकेत मिलता है कि लोग अब भी एक महान रक्षक की वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। इसी बीच एयर ट्रक के दरवाजे खुलते हैं और अंदर से कई लोग बाहर आते हैं। इनमें अधिकतर महिलाएं और लड़कियां होती हैं। लेकिन बाउंटी हंटर्स की असली दिलचस्पी फर्टाइल, संतान उत्पन्न करने में सक्षम लड़कियों में होती है। इस भविष्य की दुनिया में अधिकतर महिलाएं या तो अनफर्टाइल हो चुकी हैं या उन्हें बांझ बना दिया गया है। लेकिन जो लड़कियां अब भी गर्भ धारण कर सकती हैं, वे अत्यधिक मूल्यवान हो चुकी हैं। इन फर्टाइल लड़कियों को पकड़कर कॉम्प्लेक्शन यूनिट नामक एक रहस्यमयी स्थान पर ले जाया जाता है। बाउंटी हंटर्स इन्हें वहां भेजने के लिए भारी भरकम इनाम पाते हैं। इसीलिए हर कोई इन्हें पकड़ने और बेचने की फिराक में रहता है। इसी दौरान रूमी उस लड़की को लेकर वहां से भाग जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह भी किसी खास मिशन पर है। अब हम एक नए समूह से परिचित होते हैं, रेबल्स। ये वे लोग हैं जो इस अन्याय और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस दुनिया में न केवल मानव जाति संकट में है, बल्कि पशु पक्षी और जीव जंतु भी लगभग समाप्त हो चुके हैं। रेबल्स का उद्देश्य भविष्य के लिए लड़ना है। वे इस खोखली सभ्यता को उखाड़ फेंकने और नए समाज की नींव रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच रूमी को एक कोऑर्डिनेटर मरियम का संदेश मिलता है। वह पूछती है, क्या तुम्हें मां मिली? इस सवाल से पता चलता है कि वे प्रोजेक्ट मां से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा गुप्त मिशन जिसका उद्देश्य भविष्य के उद्धारकर्ता कल की अवतार को जन्म देना है। रेबल्स को एक गर्भवती महिला मिल चुकी है, जो शायद इस पवित्र मिशन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसा माना जाता है कि अगर यह महिला अपने बच्चे को जन्म दे पाई, तो वही बच्चा भविष्य में इस विनाशकारी दुनिया को बचाने वाला होगा। उसके जन्म के साथ ही अन्याय और अराजकता का अंत होगा और एक नई सभ्यता की शुरुआत होगी। यहां पर रूमी के पास एक छोटी सी मणि होती है, जिसे पुरानी कहानियों के अनुसार एक दिव्य शक्ति प्राप्त है। मान्यता यह है कि अगर किसी गर्भवती स्त्री के पास इस मणि को घुमाया जाए और वह चमक उठे, तो इसका अर्थ होता है कि वही स्त्री उस ईश्वर संतान को जन्म देगी जो इस संसार से समस्त दुष्ट और दानवी प्रवृत्ति के लोगों का अंत करेगा। लेकिन जब यह मणि घुमाई जाती है, तो वह नहीं चमकती। यह देख सभी की आखिरी उम्मीद भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उसी समय अचानक स्टार वार्स के ट्रूपर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और विद्रोहियों पर आक्रमण कर देते हैं। इस हमले में बहुत सारे विद्रोही मारे जाते हैं, जिससे बचा-खुचा प्रतिरोध भी कमजोर पड़ जाता है। अंततः गर्भवती लड़की और रूमी को पकड़ लिया जाता है और उन्हें सीधे कम्प्लेक्टेड मानस के पास ले जाया जाता है। वहां पर जैसे ही लोग मानस को देखते हैं, वे अत्यधिक प्रसन्न हो उठते हैं, क्योंकि उसने ऊपर कम्प्लेक्शन यूनिट पूरी कर ली है और अब सर्वोच्च शक्ति के रूप में खड़ा है। वह कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम यास्कीन है, जिसके चरणों में यह पूरी दुनिया नतमस्तक है। उसे ही भगवान माना जाता है, वही सब कुछ नियंत्रित करता है और उसके आदेशों का पालन करना ही नियम माना जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर उसके विरुद्ध जाता है या बगावत करने का प्रयास करता है, तो उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। इसी दौरान मानस के पास उसका एक प्रमुख गुंडा मरियम का एक संदेश लेकर आता है। मरियम और मानस एक दूसरे को जानते होते हैं, लेकिन यह कनेक्शन कैसे बना, यह रहस्य अभी उजागर नहीं होता। इसका खुलासा हमें इस कहानी के सीक्वल में होगा। इस समय मानस मरियम से स्पष्ट रूप से कहता है कि वे उसके विरुद्ध एक विशाल साजिश रच रहे हैं और उसे यह बताने के लिए मजबूर करता है कि उनका गुप्त ठिकाना कहाँ है। वह यह भी कहता है कि अगर वे उसे सीक्रेट हाइड आउट के बारे में बता देंगे, तो वह इस लड़की और उसके साथी को छोड़ देगा। हालांकि गर्भवती लड़की पहले ही समझ चुकी होती है कि चाहे वे गुप्त ठिकाने की जानकारी दे भी दें, तब भी उन्हें जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए वह रूमी से अनुरोध करती है कि वह किसी भी हालत में इस जानकारी को प्रकट न करे। लेकिन यह बात मानस को क्रोधित कर देती है और वह बिना किसी झिझक के
वहीं पर इन दोनों की हत्या कर देता है। इस भयावह घटना को एक छोटी लड़की दूर खड़ी देख रही होती है। जब मानस को इस बात का पता चलता है तो वह तुरंत अपने बाउंटी हंटर्स को आदेश देता है कि वे उस छोटी लड़की को पकड़कर ले आएं। इस लड़की को बचाने की जिम्मेदारी विद्रोही दल के वीर नामक सदस्य के हाथ में होती है। वीर के ऊपर 10,000 पॉइंट्स का बाउंटी लगा दी जाती है। जब यह बाउंटी एक्टिवेट हो जाती है तो पूरे शहर के सभी बाउंटी हंटर्स वीर को पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। और तभी इस कहानी में प्रवेश होता है एक मुख्य किरदार भैरवा, जिसे प्रभास निभा रहे हैं। भैरवा के साथ एक छोटा सा रोबोट होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होता है और जिसे बुज्जी कहा जाता है। यह रोबोट उसकी कार से भी कनेक्टेड होता है और कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहता है। भैरवा हाल ही में कॉम्प्लेक्शन पॉइंट्स हासिल करने में सफल हुआ होता है, लेकिन अब तक कई गुंडे वहां पहुंच चुके होते हैं और वे उसे रास्ते से हटने की चेतावनी देते हैं। लेकिन इसी मोड़ पर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दृश्य में अत्यधिक प्रभावशाली CGI और VFX का इस्तेमाल किया गया है, जिससे लड़ाई के दृश्य बेहद शानदार और दमदार लगते हैं। इस फिल्म में इस्तेमाल की गई CGI और VFX तकनीकों पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि यह फिल्म 30 से अधिक हॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित है या उनके कुछ दृश्यों को अडॉप्ट करके इसमें सम्मिलित किया गया है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब मुख्य कहानी की ओर लौटते हैं। भैरवा एक एक करके सभी बाउंटी हंटर्स को मात देता जाता है। उसके पास कई तरह के एडवांस्ड गैजेट्स होते हैं, जैसे कि खुद की कई प्रतिकृतियां बना लेना, जूते में उड़ने की शक्ति होना और कई अन्य उन्नत तकनीकी क्षमताएं। इन सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए वह सभी बाउंटी हंटर्स से मुकाबला करता है और अंततः वीर को सुरक्षित लेकर वहां से निकल जाता है। असल में हुआ यह था कि इन बाउंटी हंटर्स ने भैरवा से कहा था कि अगर वह वीर को उनसे छीन लेता है तो वे भी उसे 10 कॉम्प्लेक्शन पॉइंट्स देंगे। इस तरह भैरवा उन पॉइंट्स को हासिल कर लेता है। इसके बाद दृश्य स्थानांतरित होता है बानी नामक चरित्र पर, जो कि सुप्रीम यास्कीन का एक प्रमुख अधिकारी होता है। खोजबीन के दौरान उसे पृथ्वी की गहराइयों में छिपा हुआ गांडीव धनुष मिलता है, जो कि पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन का धनुष है। इसके बाद सीन दीपिका पर स्थानांतरित होता है, जो कि कॉम्प्लेक्शन यूनिट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होती है। उसका कार्य उन गर्भवती महिलाओं को समय समय पर भोजन पहुंचाना होता है, जो कि इस विशेष प्रणाली में रखी गई होती है। इस भविष्य की दुनिया में प्राकृतिक गर्भधारण की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी होती है। यहाँ पर सेक्स के माध्यम से बच्चे पैदा नहीं होते, बल्कि वैज्ञानिक रूप से एक मैकेनिकल स्पर्म या एक विशेष प्रकार का बीज स्त्रियों के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वे गर्भवती हो जाती हैं। इन गर्भवती महिलाओं को विशेष कैप्सूल्स में रखा जाता है, जहां उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित परिस्थितियों में रखा जाता है। दीपिका देखती है कि बाकी सभी महिलाओं को अच्छा खाना मिल रहा है और वे पूरी नींद ले पा रही हैं। वह सोचती है, काश मैं भी फर्टाइल होती तो मुझे भी यह आराम मिलता, न तो रोज सुबह उठकर नौकरी करनी पड़ती और न ही इतनी मेहनत करनी पड़ती। इस बीच दीपिका की एक दोस्त भी वहां होती है, जिसका अफेयर उसी जगह के एक व्यक्ति के साथ चल रहा होता है। यह व्यक्ति दीपिका पर भी नजर रखता है और एक मौके पर उससे कहता है, अगर तुम्हें फर्टाइल होना ही है, यानी गर्भवती होना है, तो इसके कई तरीके हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लेकिन दीपिका उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और ध्यान वहां के मैनेजरों और अधिकारियों पर जाता है। इस पूरे विभाग को प्रोजेक्ट के नाम दिया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज शामिल है, एक विशेष सीडिंग फार्मूला, जिसे सुप्रीम यास्कीन ने विकसित किया था। यह एक तरह का सिंथेटिक स्पर्म है, जिसे पहले मैकेनिकल स्पर्म कहा गया था। यह महिलाओं को गर्भवती तो कर सकता था, लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी महिला 100 दिनों से ज्यादा जीवित नहीं रह पाती थी। दीपिका ने थोड़ी देर पहले जिस लड़की को खाना दिया था, वह अब तक की सबसे अधिक जीवित रहने वाली महिला थी। 100 दिन पूरे कर चुकी थी। अब मानस चाहता था कि उस लड़की के शरीर से वह विशेष सीरम निकाला जाए, जो सुप्रीम यास्कीन की टेक्नोलॉजी से विकसित किया गया था। लैब के वैज्ञानिक उस लड़की को एक मशीन में डालते हैं और उसका सीरम निकालना शुरू करते हैं। जैसे ही सीरम निकाल लिया जाता है, लड़की अब उनके लिए किसी काम की नहीं रहती, इसलिए उसे बर्नर में जला दिया जाता है। इस दौरान वैज्ञानिक मानस से पूछते हैं,
तुम्हारे सुप्रीम यास्कीन आखिर चाहते क्या हैं? हम सालों से ये प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे। जब तक हमें साफ पता नहीं चलेगा कि उन्हें वास्तव में चाहिए क्या, हम सही फार्मूला तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह बात मानस के दिमाग में बैठ जाती है और वह बानी के पास जाता है, क्योंकि केवल बानी ही सुप्रीम यास्कीन तक पहुंच बना सकता था। यहाँ कुछ शानदार सीजीआई सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसमें एक सेलुलर बॉडी उन्हें अपने हाथों पर उठाकर सुप्रीम यास्कीन के ऑफिस तक पहुंचाती है। ऑफिस में कई दिलचस्प चीजें होती हैं। वहां कई कंकाल रखे होते हैं जो इंसान के विकास क्रम को दर्शाते हैं, कैसे वह बंदर से इंसान बना और उसकी शारीरिक बनावट कैसे बदली। इसके अलावा वहां एक भ्रूण एम्ब्रियो भी होता है, जिससे संकेत मिलता है कि सुप्रीम यास्कीन अपनी चेतना को किसी और शरीर में स्थानांतरित करने की क्षमता रखता हो सकता है। अब असली मुद्दे पर आते हैं। बानी वैज्ञानिकों की ओर से सवाल पूछता है, आप महिलाओं को 120 दिन तक जीवित रखना चाहते हैं ताकि उनसे सीरम निकाला जा सके, लेकिन 100 दिनों के भीतर ही वे मर जाती हैं। आखिर समाधान क्या है? इस बीच सुप्रीम यास्कीन जैसे ही वह विशेष सीरम अपने अंदर इंजेक्ट करता है, उसकी हालत खराब होने लगती है। दरअसल रास्ते में ही वैज्ञानिकों ने असली सीरम को नकली से बदल दिया था, जिससे यास्कीन कमजोर पड़ जाता है। हालांकि उसने पहले भी कई बार मौत को मात देने की कोशिश की थी, इसलिए वह तुरंत नहीं मरता। यास्कीन जल्दी ही असली गुनहगार को पकड़ लेता है। पहले शक मानस पर किया जा रहा था, लेकिन असली दोषी लैब का वैज्ञानिक निकलता है। यास्कीन उसे पकड़ते हुए कहता है, तुम लोग कब समझोगे? एक युग खत्म हो रहा है और नया युग आने वाला है। अंत में वह अपने लोगों को आदेश देता है, उस लड़की को ढूंढो जो 120 दिन तक जीवित रह सके। यह सीरम मुझे किसी भी हाल में चाहिए। इस बीच हम दीपिका को देखते हैं, जो 5 महीने की गर्भवती होती है, यानी वह 150 दिनों का आंकड़ा पार कर चुकी होती है, जबकि यास्कीन केवल 120 दिनों तक ही ढूंढ रहा था। इस सच्चाई का पता उसकी दोस्त को भी चल जाता है और वह भी अच्छे पॉइंट्स कमाने के लिए आगे बढ़ती है। इसी दौरान हम भैरवा को देखते हैं, जो अपने जीते हुए 10 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स रामगोपाल वर्मा को दे देता है, क्योंकि उनके पास भोजन के नाम पर सिर्फ कॉम्प्लेक्शन खाना ही उपलब्ध होता है। बदले में वे उसे एक अंडा देते हैं। इस समय अंडे की इतनी अधिक कीमत होती है कि लोग इसके लिए जान लेने पर उतारू होते हैं। वही अंडा जो आज के दौर में हर दुकान पर आसानी से मिल जाता है। वीरें यह सवाल करता है कि आखिर वह कॉम्प्लेक्शन में कैसे मारा गया। इस पर कॉम्प्लेक्शन ट्रूपर, जिसने बचपन से ही भैरवा को एक कुशल सैनिक बनाने के लिए प्रशिक्षित किया था, जवाब देता है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और साल गुजरते जाते हैं। भैरवा बड़ा होता जाता है। उसका ट्रेनर जुए का आदी होता है और किसी भी हाल में 1 मिलियन पॉइंट्स जमा करके ऊपर जाने का सपना देखता है। लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि वह अपने ही जूनियर यानी भैरवा को दांव पर लगा देता है। हालांकि भैरवा ने उससे सब कुछ सीखा होता है, इसलिए वह खुद के फंसने से पहले अपने ही ट्रेनर को बेच देता है। ट्रेनर जाते जाते उसे एक सलाह देता है कि उसका स्वभाव जैसा है वैसा ही बनाए रखना, कभी बदलना मत। इसके बाद भैरवा अपने घर लौटता है, जहां उसका मकान मालिक राजन मौजूद होता है। राजन का एक गैरेज जैसा सेटअप होता है और वहां कई लेनदार भी आ पहुंचे होते हैं, जो भैरवा से अपनी उधारी की रकम मांग रहे होते हैं। इसी बीच रॉक्सी वहां आ जाती है और कहती है कि सबसे पहले उसका कर्ज चुकाया जाए, क्योंकि उसकी रकम बाकी सबसे ज्यादा है। उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर बाकी लोग भाग जाते हैं। इस कहानी में लव ट्रायंगल डालने के लिए रॉक्सी का किरदार लाया गया है, हालांकि इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। इसके साथ ही हमें पता चलता है कि रॉक्सी के पास पहले ही 1 मिलियन यूनिट्स हो चुके हैं और उसे ऊपर जाने की मंजूरी मिल चुकी है। भैरवा उससे ऊपर जाने की विनती करता है। कई बार मिन्नतें करने के बाद रॉक्सी मान जाती है और अगले दिन भैरवा को 30 मिनट के लिए ऊपर जाने का मौका मिलता है। ऊपर पहुंचकर वे एनर्जी डिवीजन की सफाई का काम करते हैं, लेकिन भैरवा इतने सालों बाद पहली बार असली प्रकृति, पहाड़, पौधे और जानवरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह पूरे दिन वहीं बिता देता है। रात को एक ग्रीक माइथोलॉजी पार्टी में घुस जाता है, खूब दारू पीता है और भरपेट खाना खाता है। डांस करते हुए गलती से उससे एक मूर्ति गिर जाती है, जिससे हड़कंप मच जाता है। इस पर कॉम्प्लेक्शन वॉरियर कहता है कि वह जल्द से जल्द अपने पॉइंट्स पूरे करेगा और सबसे पहले उसे यहां से निकालेगा। इसी दौरान सीन दीपिका पर शिफ्ट होता है,
जो पहले ही 5 महीने की गर्भवती होती है और अब उसे मानस के पास ले जाया जा रहा होता है, जो उससे सीरम निकालने वाला होता है। दूसरी तरफ वह छोटी लड़की, जो काशी सिटी में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, एक बाउंटी हंटर के नजर में आ जाती है। बचने के लिए वह एक मंदिर जैसी आकृति के अंदर छिप जाती है, लेकिन वहां रोबोट भी पहुंच जाता है। तभी कहानी के एक मुख्य किरदार मिस्टर अश्वत्थामा, अमिताभ बच्चन, प्रकट होते हैं और एक ही झटके में रोबोट को ध्वस्त कर देते हैं। छोटी लड़की कीरा उनसे कहती है कि उन्हें विद्रोहियों का साथ देना चाहिए, लेकिन वे जवाब देते हैं कि उनकी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने के लिए है। इसी बीच दीपिका को सीरम निकालने के लिए मशीन में डाल दिया जाता है, लेकिन मशीन खराब हो जाती है। इस दौरान एक प्राचीन धनुष की वजह से वाइब्रेशन होने लगते हैं और बानी भी उसे छूते ही झटका महसूस करता है। दीपिका जैसे ही जलने वाली होती है, उसकी दोस्त उसे बचा लेती है और बताती है कि उसे यहां तक लाने का यही एकमात्र तरीका था। वे बचकर भागने लगते हैं, लेकिन एक सैनिक उन्हें देख लेता है। फिर भी उसकी दोस्त किसी तरह उसे भागने का रास्ता दिखा देती है। अब कहानी 3 अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़ती है। पहला, भैरवा अपने भविष्य के बारे में एक तोते से पूछता है और तोते का मालिक कहता है कि उसने ऐसा कार्ड पहले कभी नहीं देखा, जिससे पता चलता है कि भैरवा का जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है, लेकिन उसके रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी। दूसरी तरफ दीपिका सैनिकों से बचकर भाग रही होती है। तीसरी तरफ अश्वत्थामा को यह एहसास होता है कि धरती बर्बाद हो चुकी है, गंगा सूख चुकी है और हवा प्रदूषित हो चुकी है। कीरा के हाथ से गिरने के बाद उन्हें उनकी मणि वापस मिल जाती है, जिससे उनकी चोटें भर जाती हैं और उनकी सारी शक्तियां लौट आती हैं। यह वही क्षण होता है जिसका उन्हें सदियों से इंतजार था, भगवान कृष्ण के आदेश पर इस बच्चे की रक्षा करने का। इसी बीच दीपिका एग्जिट पॉइंट तक पहुंच जाती है, लेकिन गलती से लेजर ट्रिगर हो जाता है और चारों तरफ आग फैल जाती है। हालांकि मणि की शक्ति से हवा की दिशा बदल जाती है, जिससे दीपिका बच जाती है, लेकिन पीछा कर रहे सैनिक जलकर राख हो जाते हैं। दीपिका की दोस्त पहले ही विद्रोहियों को बुला चुकी होती है और 3 विद्रोही उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं। वे समझते हैं कि उन्हें यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि यहां पर भैरवा और अश्वत्थामा के बीच जबरदस्त मुकाबला जारी रहता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी ताकत झोंकते हैं, लेकिन अंततः अश्वत्थामा, जो महाभारत युग से हैं, की शक्ति के सामने भैरवा टिक नहीं पाता। अश्वत्थामा सुमति को बचाने में सफल होते हैं, जबकि भैरवा वहीं फंसा रह जाता है। इसके बाद सुमति को एक सुरक्षित स्थान शंभाला ले जाया जाता है। यह जगह एक रहस्यमय संरक्षित क्षेत्र होती है, जिसे एक तरह से वाकांडा जैसा कहा जा सकता है, जहां सुरक्षा के लिए अदृश्य ढाल लगी होती है। शंभाला के निवासी, जिनमें विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग शामिल होते हैं, मठों के साधु, मस्जिदों के खादिम, मंदिरों के पुजारी, सभी सुमति का भव्य स्वागत करते हैं। वहां एक प्राचीन वृक्ष भी होता है, जो वर्षों से निष्क्रिय पड़ा था, लेकिन सुमति के आगमन के साथ ही उसमें एक नया पत्ता उगाता है, जिसे एक शुभ संकेत माना जाता है। दूसरी ओर भैरवा निराश हो चुका होता है, क्योंकि सुमति उसके हाथ से निकल चुकी थी और 5 मिलियन की बाउंटी भी खत्म हो चुकी थी। ऐसे में वह वीरे को छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन वीरे उसे अपनी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। हालांकि भैरवा अपने फायदे के लिए दोहरी चाल चलता है। वह मानस के साथ मिलकर सुमति को वापस लाने की योजना बनाता है, क्योंकि उसे पता था कि वीरे ही उसे शंभाला तक पहुंचा सकता है। इस बीच शंभाला में एक छोटी लड़की कीरा अश्वत्थामा से उनके शक्तिशाली डंडे के बारे में पूछती है। अश्वत्थामा बताते हैं कि यह उनका नहीं, बल्कि उनके मित्र कर्ण का था, जो महाभारत युग का महान योद्धा था। दूसरी तरफ भैरवा अपने हथियारों और तकनीक को अपग्रेड कर रहा होता है, ताकि वह अश्वत्थामा को चुनौती दे सके। शंभाला में अश्वत्थामा को महसूस होता है कि वहां कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, भैरवा और वीरे वहां पहुंच जाते हैं और शंभाला पर हमला शुरू हो जाता है। इस दौरान मरियम एक प्राचीन तलवार से मानस पर हमला करती है, लेकिन मानस गुस्से में आकर उसे मार डालता है। इस घमासान लड़ाई में दीपिका, सुमति भी एक ऊंचाई से गिरने वाली होती है,
लेकिन ऐन मौके पर भैरवा और अश्वत्थामा उसे बचा लेते हैं। अचानक मानस अपने सुपर वेपन से अश्वत्थामा पर हमला कर देता है, जिससे उनका शरीर निष्क्रिय हो जाता है और भैरवा भी पीछे गिर जाता है। ऐसे में जब मानस सुमति को घसीटकर ले जाने लगता है तो अचानक वृक्ष का एक पत्ता गिरता है और सीधे भैरवा के हाथ में पहुंचता है। यह क्षण उसकी कर्ण से जुड़ी पुरानी यादों को ताजा कर देता है। यहां महाभारत की एक घटना भी झलकती है, जहां कर्ण ने अर्जुन के रथ को 2 कदम पीछे धकेला था, जबकि अर्जुन के तीर से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे गया था। तब श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि कर्ण की शक्ति कितनी विशाल थी। भैरवा की चेतना जागृत होती है और वह अपने डंडे को अद्भुत गति से घुमाकर दुश्मनों के सभी हमलों को निष्क्रिय कर देता है। फिर वह सुमति को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन अश्वत्थामा उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि भैरवा अपनी पूरी शक्ति झोंककर वहां से भाग निकलता है। अंत में एक दिलचस्प सीन में बानी को सुप्रीम यास्कीन के पास देखा जाता है। वह उसे एक बूंद सौंपता है जो एक ऐसी स्त्री से निकली थी जिसने 150 दिन पूरे कर लिए थे। यास्कीन इस बूंद को ग्रहण करते ही अद्भुत शक्ति प्राप्त कर लेता है और उसका शरीर कैप्टन अमेरिका की तरह मजबूत और विशाल हो जाता है। वह घोषणा करता है कि अब वह स्वयं सुमति को पकड़ने जाएगा और उसका अंत करेगा। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है, लेकिन इसके सीक्वल में सुमति और कृष्ण भगवान की भूमिका को लेकर कई संभावनाएं खुली रह जाती हैं। खबरीलाल न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।